Hello friend, welcome to my brand new YouTube series where I will be solving 20 years of the GET Geology and Geophysics papers. Each day I will upload a detailed step-by-step solution for the past GET GG question paper, breaking down concept, explaining problem solving techniques and sharing valuable tips to help you as your exam. This series is designed to provide you with the ultimate study resource, ensuring you understand each topic thoroughly and are well prepared for the GATE. So my name is Sima Bakhtar. Don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell to stay updated with daily uploads. If you find the video helpful, please like, share and spread the word so the more students can benefit from this series. Let's tackle GET Geology and Geophysics together for the year 2023. So the first question, the village was nestled in a green spot. The ocean and hills. Option is through, in, at, between. द एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे हमें ऐसा शब्द चाहिए जो इंडिकेट करे कि गांव और समुद्र और पहाड़ियों के बीच में है. बिटवीन का मतलब होता है टू थिंग्स. सो बिटवीन इज द फिट्स बेस्ट हियर. करेक्ट आंसर इज द डी. Now the second question is disagree, protest, and this is we have to find out the similar word of the agree. So the option is refuse, pretext, recommend and refute. एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर रिलेशनशिप दिया गया है कि डिसएग्री प्रोटेस्ट. जब कोई डिसएग्री करता है तो वह बात का प्रोटेस्ट या विरोध के रूप में व्यक्त करता है. जब कोई एग्री करता है तो वह अपना सपोर्ट दिखाने के लिए रिकमेंड या सुझाव करता है. सो द करेक्ट इज रिकमेंड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज दैट एफजोरवस नंबर से एक 3 डिजिट नंबर है जिसमें सब डिजिट ऑड हैं. कोई भी एडजेसेंट आस पड़ोस में डिजिट सेम नहीं है. एग्जाम्पल के लिए 137 एक फेजोरस नंबर है लेकिन 133 नहीं है. हमें ऐसा कितने फेराबजोस नंबर्स फाइंड करने हैं. ऑप्शन ये है ए टू डी. इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा. ऑड डिजिट ही अलाउड है जो कि कंडीशन है. ऑड डिजिट हैं 1, 3, 5, 7 और 9. तो हमारे पास सिर्फ 5 चॉइसेस हैं हर डिजिट के लिए. फर्स्ट डिजिट कोई भी में से हो सकता है. तो फर्स्ट डिजिट के लिए 5 चॉइसेस हैं. सेकेंड डिजिट फर्स्ट डिजिट से अलग होनी चाहिए तो यह सिर्फ 4 चॉइसेस हो जाती हैं. थर्ड डिजिट को सेकेंड डिजिट से डिफरेंट करना चाहिए तो यहाँ भी चॉइसेस हैं. अब टोटल फेजोरस नंबर जो होता है वो मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 इंटू दैट्स 80. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Now the next question is which statement about the mean and median of the GET 2023 score must be true. Options: the median is at least as large as the mean. The mean is at least as large as the median. At most half the candidates have a score larger than the median. At most half the candidates have a score larger than the mean. तो एक्सप्लेनेशन है मीडियन वह स्कोर है जो डेटा को बीच में ही डिवाइड करता है. मतलब आधे कैंडिडेट्स का स्कोर मीडियन से कम या बराबर होगा और आधे का ज़्यादा या बराबर. ऑप्शन सी कहता है एट मोस्ट हाफ द कैंडिडेट्स हैव ए स्कोर दैट इज लार्जर देन द मीडियन. ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा क्योंकि मीडियन हमेशा डेटा को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. Correct answer is C. At most half the candidates have a score that is larger than the median. So next question, in the given diagram ovals are the marked at the different edge of the hill. Which one of the following PQRS depict the hill's value? यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह देख सकते हैं. डायग्राम में हिल का प्रोफाइल दिया है जिसमें हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है. ये क्रॉस सेक्शन ओवल्स के फॉर्म में है और ये डिफरेंट हाइट्स पर है. तो ये 3D से 2D में आ गया है. तो हिल का शेप इसमें पता करना है कि ये 2D में किसको रिप्रेजेंट कर. यहाँ से देखिए कि ये एरो जो है बढ़ती हुई हाइट को शो कर रहा है और यहाँ पे ये जो स्पेसिंग लेस है इन कंपेरिजन टू द बॉटम. यहाँ पे अगर स्पेसिंग ज़्यादा है तो ये इसका मतलब कि ये जेंटल स्लोप है. स्पेसिंग यहाँ पे कम इसका मतलब कि ये स्टीप स्लोप है. तो सो पी इज ए करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर इज ए एंड पी.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिडेंसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के सर्वे के मुताबिक जितने भी रेसिडेंस अपने फील्ड में वेल एस्टैब्लिश हैं वो सब एकेडमियंस हैं और इसमें से अधिकतर एकेडमियंस बेस्ट सेलिंग्स बुक्स के ऑथर हैं। इस बेसिस पे कौन सा स्टेटमेंट लॉजिकल और सर्टन है? ऑप्शन है ए, सम रेसिडेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स हु आर well established in their fields are also authors of the some best selling books. ऑप्शन बी है, ऑल academics residing in the complex are well established in their fields. ऑप्शन सी है, some author of the best selling books are residents of the complex who are well established in their field. And option D, some academics residing in the complex are well established in their field. So explanation देते हैं, given information है, सब well established residents academics हैं, academics मतलब पढ़ने लिखने वाले हैं, और कुछ academics best selling authors के बुक्स के ऑथर हैं। ऑप्शन एनालिसिस करेक्ट लगता है क्योंकि कुछ वेल एस्टेब्लिश एकेडमिशियंस हैं, बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर्स हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन बी लगता है क्योंकि सब एकेडमिक्स का वेल एस्टेब्लिश होना कंफर्म नहीं है। लॉजिकल सी लॉजिकल है पर सर्टेनली नहीं है कि क्योंकि मोस्ट का मतलब है ऑल नहीं होता है। ट्रू है, डी ट्रू है क्योंकि कुछ एकेडमिक्स वेल एस्टेब्लिश हैं। सो बेस्ट आंसर इज सम रेसिडेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स हु आर द वेल एस्टेब्लिश इन देयर फील्ड्स आर आल्सो ऑथर ऑफ द सम बेस्ट सेलिंग बुक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकिता हैज टू क्लाइंब 5 स्टेयर्स starting at the ground while following these rules. At any stage, Ankita can move either 1 or 2 stairs ups. At any stage, Ankita can move to a lower steps. Let Fn be denote the number of possible ways Ankita can reach the nth stair. For example, Fn is equal to 1, F2 is equal to 2, F3 is equal to 3. Find the value of the F5. The options are given here. Explanation इसका देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पॉसिबल बेस फाइंड करना है जिसमें अंकिता 5 सीढ़ी तक पहुंच सकती है गिवन रूल्स के बेसिस पर। यहाँ एक प्रॉब्लम एक फिबोनाची सीक्वेंस का पैटर्न है, फॉलो करती है। हर स्टेयर पर पहुंचने को के 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो अंकिता फर्स्ट स्टेप ले सकती है या सेकेंड स्टेप ले सकती है, 2 स्टेप ले सकती है। तो Fn इज इक्वल टू F-1 प्लस N-2 मतलब प्रीवियस 2 स्टेप का सम का उसके का यूज करके हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। F1 अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 सिर्फ एक तरीके से फर्स्ट स्टेप तक जा सकते हैं डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप पर। F2 इक्वल टू 2 फर्स्ट स्टेप के बाद एक और स्टेप के लिए डायरेक्ट सेकेंड स्टेप पर जंप कर सकते हैं करने के लिए। F3 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 3 तरीके हैं। F4 को F3 प्लस F2 इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 5 तरीके हैं। और F5 इक्वल टू F4 प्लस F3 इक्वल टू F प्लस 3 इक्वल टू 8 टोटल 8 तरीके हैं 5 स्टेप से पहुंचने के लिए। सो टोटल 8 तरीके हैं, तो इसमें जो ऐड हुआ है तो करेक्ट आंसर इज A 8। Now the next question is, the information contained in a DNA is used to synthesize a protein that are the necessary for life. DNA consists of the 4 nucleides, adenine, thymine and cytosine and guanine. The sequence of these nucleides from the DNA code. DNA has a coding and non-coding regions. Coding regions where the nucleides sequences are read in a group of the 3 to produce the amino acids make up to the about the 20% of human DNA. For instance, CGG codes and the glycine, while GGA codes for the proline. Proteins are formed by the assembling multiple amino acids. Based on these information, which statements can be logically inferred with certainty? The first is the majority of the human DNA has no role in the protein synthesis. The function of about 90% of the human DNA is not understood. Then which option is the true? So explanation देखते हैं। स्टेटमेंट 1, गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ह्यूमन डीएनए का सिर्फ 2% कोडिंग रीजन में होता है और जो प्रोटीन सिंथेसिस में है काम आता है। इसका मतलब है कि बाकी 98% डीएनए का प्रोटीन सिंथेसिस में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 लॉजिकली सही है। स्टेटमेंट 2, ह्यूमन यह पता है कि 98% डीएनए नॉन कोडिंग है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है यह इंफॉर्मेशन में डायरेक्टली नहीं बताया गया है। तो हम
अज्यूम कर सकते हैं कि 98% डीएनए का फंक्शन प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं है। ये स्टेटमेंट 2 भी लॉजिकली सही है। तो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ फर्स्ट एंड टू आर ऑप्शंस आर करेक्ट, सी। Now the question is this: which of the following figures P, Q, R S represent the graph of the following this one? So यहाँ हमें फंक्शन एक दिया हुआ है, ये मॉड फंक्शन है कि ग्राफ आइडेंटिफाई करना है। एब्सोल्यूट वैल्यूज को साथ ग्राफ प्लॉट्स करने के लिए हमें ब्रेक पॉइंट्स चेक करने होंगे जहाँ पर एक्सप्रेशन चेंज होता है। ब्रेक पॉइंट्स जो है उसको फाइंड आउट करना, एक्स इक्वल टू अगर हम -2 रखें तो की वैल्यू 0 हो जाएगी और यूज लेफ्ट और राइट में मॉड x प्लस 2 की टर्म्स में साइन चेंज होता है। सिमिलरली x इक्वल टू 1 पे रखें तो x माइनस की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ भी साइन चेंज होता है। फंक्शन बिहेवियर इन इंटरवल्स, अगर x इज लेस देन -2, बोथ x प्लस 2 और x माइनस नेगेटिव होते हैं तो फंक्शन जो है हमारा इज इक्वल टू -x प्लस 2 -x प्लस 1 इज इक्वल टू -2x माइनस 1 होगा। फॉर -2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन x प्लस 2 पॉजिटिव है और x माइनस 1 नेगेटिव है, तो fx माइनस x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 है। फॉर x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, बोथ x प्लस 2 एंड माइनस x माइनस 1 पॉजिटिव है, तो fx is equal to x plus 2 minus x minus 1 is equal to x plus 2 minus x plus 1 is equal to 3 है। checking the graph is a function के according, for x is less than -2 slope negative है और for -2 is less than is equal to 1 slope positive है। for x is greater than 1 function constant value 3 पर है। यह कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ क्यों में मैच हो रहे हैं जहां पे फंक्शन इनिशियली डिक्रीज करता है पर इंक्रीज और फाइनली कांस्टेंट हो जाता है। तो सो करेक्ट आंसर इज बी एंड दैट इज द क्यू। अब आता है एक क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्लिक सिलेंडर शैडो बिलो is suspended in a path of the parallel beam of light such that its shadow is cast on a screen oriented perpendicular to the direction of the light beam. The cylinder can be reoriented in any direction within the light beam. Under these conditions, which of the shadows P, Q, R, S and S is not possible? So, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शैडो P के बारे में सोचते हैं। This circular shadow is possible if the cylinder circular face is perpendicular to the light beam. Shadow Q, the elongated oval shadow, is possible when the cylinder is tilted at an angle to the light beam. Shadow R, rectangular shadow, is possible if the cylinder side is parallel to the light beam. And shadow S, triangular shadow, is not possible as the cylinder cannot cast as a triangle shadow with any orientation. So correct answer is D, and that is S, shadow is not possible. Now second question is, now come to the geology question. Aptitude question has been finished. Now come to the geology question. You really more enjoy. Which of the following is a chronostratigraphy unit? Member stage 1 में zone and period. Let's see the explanation. Chronostratigraphy वह ब्रांच है जो रॉक लेयर्स के आगे और डिपोजिशन के सीक्वेंस पर फोकस करता है। chronostratigraphy यूनिट रॉक लेयर को उनके आगे के बेसिस पर डिफाइन और कोरिलेट करता है। अब हर ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। मेंबर ये एक लिथोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट है जो रॉक टाइप पर बेस्ड होता है, ना कि एज पर, इसलिए ये क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट नहीं है। स्टेज ये एक क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट है। स्टेज को एक सीरीज का एक छोटा पार्ट माना जाता है और ये स्पेसिफिक जियोलॉजिकल टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ये एज बेस्ड कोरिलेशन के लिए यूज होता है, तो यही सही आंसर है। एक में जो ये एक बायोस्टैटिग्राफिक यूनिट है जो कि स्पेसिफिक फॉसिल स्पीसीज के एबंडेंस पर बेस्ड होता है, और तो ये भी नहीं सही है। इसका रॉक लेयर के एज से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट नहीं है। चौथा जो पीरियड है, पीरियड जैसे कि जुरासिक या क्रीटेशियस का एक बड़ा जियोलॉजिकल टाइम डिवीजन है, पर यह एक जियोक्रोनोलॉजिक यूनिट है जो सिर्फ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, रॉक लेयर्स को नहीं। तो सो द करेक्ट आंसर इज द बी, दैट इज द स्टेज।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म विच इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, द ऑप्शन ए बी सी डी। द फर्स्ट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम टू द surface area of the mineral grains increase, the ratio of the volume of surface area of mineral grains decrease, the reaction kinetic becomes slower, hydrous minerals becomes more stable. So let's see the explanation. The ratio of the volume surface option E area mineral grains increase. एक्सप्लेनेशन ये कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में हाई टेम्परेचर के साथ मिनरल ग्रेन्स का ग्रोथ होता है। जब ग्रेन्स ग्रो करता है तो उनके वॉल्यूम सरफेस एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि वॉल्यूम का सरफेस एरिया रेशियो इंक्रीज हो जाता है। ये ऑप्शन सही है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ग्रेन ग्रोथ से यह रेशियो बढ़ता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में देखते हैं ये क्यों नहीं हो सकता। दैट इज द ऑप्शन बी, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द मिनरल ग्रेन डिक्रीज। जब ग्रेन्स ग्रो करता है तो वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज करता है एज कम्पेयर टू द सरफेस एरिया, इसलिए वॉल्यूम को सरफेस एरिया रेशियो एक्चुअली इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी, द रिएक्शन काइनेटिक बिकम स्लोअर। एक्सप्लेनेशन, इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर में रिएक्शन काइनेटिक्स फास्टर होती है क्योंकि हायर टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म हायर टेम्परेचर मिनरल ट्रांसफॉर्मेशन को और रैपिड बनाता है, इसलिए ये रिएक्शन काइनेटिक्स स्लोअर नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी, हाइड्रस मिनरल्स बिकम्स मोर स्टेबल। हाइड्रस मिनरल्स वो मिनरल हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। हाई टेम्परेचर में यह मिनरल्स अनस्टेबल हो जाते हैं और डिहाइड्रेट होकर एनहाइड्रस मिनरल्स में ट्रांसफर हो सकते हैं, इसलिए इंक्रीजिंग टेम्परेचर में हाइड्रस मिनरल को अनस्टेबल बनाता है, स्टेबल नहीं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। सो द ऑप्शन इज द करेक्ट। Now the dimensions of dynamic viscosity is A, B, C, which so dynamic viscosity mu एक फ्लूइड का इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। डायमेंशन का एनालिसिस के थ्रू हम उसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी का फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू टाउ अपन डी यू अपन डी वाई। टर्म शियर स्ट्रेस जिसका डायमेंशन शियर स्ट्रेस एफ बाई ए इज यूनिट एरिया। सो एफ इज इक्वल टू एम इज के जी फॉर एम और ए इज फॉर meter per second square. So meter is L and second is T, so that's why the shear stress that is unit 1, so that's why not written. So and divided by velocity gradient जिसका dimension minus t होता है, that is velocity upon length. So this is the meter per second upon this meter, so L by L cancel, and so finally so to put in this then final the m per lt. So option B is the correct. Next question, at a depth of the about 400 km inside the earth, which one of the following occurs? Conversion of most silicates to perbocaceous structure, conversion of plagioclase peridotite to spinel peridotite, transfer of olivine to spinel structure, or conversion of spinel peridotite to plagioclase पेरियोटाइप। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अर्थ के इंटीरियर में डेप्थ के साथ प्रेशर और टेम्परेचर में बढ़ते हैं जो मिनरल में फेज ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करते हैं। हर डेप्थ पर स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो मिनरल स्ट्रक्चर के स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 400 किलोमीटर के आसपास जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ओलिविन और स्पिनल के स्ट्रक्चर में होती है। तो ऑप्शन ए, कन्वर्जन ऑफ मोस्ट सिलिकेट्स टू पर्बोकाइस स्ट्रक्चर, ये सही है, गलत देखते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन 660 किलोमीटर के आसपास डेप्थ में होती है जब अर्थ मेंटल में हाई प्रेशर की वजह से मिनरल पर्बोकाइस स्ट्रक्चर में ट्रांसफर होते हैं। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन 400 किलोमीटर नहीं होता। तो ऑप्शन ए गलत है। कन्वर्जन ऑफ प्लेजियोक्लेज पेरिडोटाइट तो स्पिनल पेरिडोटाइट। एक्सप्लेनेशन, यह ट्रांसफॉर्मेशन सरफेस के पास लोअर प्रेशर में होता है, 400 किलोमीटर के डेप्थ पर नहीं। प्लेजियोक्लेज और स्पिनल स्ट्रक्चर लोअर डेप्थ पे कन्वर्ट होते हैं। ऑप्शन सी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओलिविन टू स्पिनल स्ट्रक्चर। एक्सप्लेनेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन 400 किलोमीटर डेप्थ के आसपास होता है। इस डेप्थ पर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ओलिविन स्ट्रक्चर को कंप्रेस करके स्पिनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, नॉट इन स्पिनल। स्पिनल का फार्मूला अलग होता है, ओलिविन का फार्मूला अलग होता है। ओके, लेकिन ये स्पिनल का क्यूबिक होता है, ओलिविन का ऑर्थोरोम्बिक होता है। तो ऑर्थोरोम्बिक टू क्यूबिक में कन्वर्ट होता है, दैट इज स्ट्रक्चर में। यह ट्रांसफॉर्मर अर्थ मेंटल में होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी,
कन्वर्जन स्पिनल पेरियोड प्लेजिकुलस पेरियोड है। यह ट्रांसफॉर्मेशन भी गलत है क्योंकि डेप्थ में स्पिनल स्टेबल होता है और 400 किलोमीटर पर यह प्लेजिकुलस में कन्वर्ट नहीं होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब एक क्वेश्चन है, इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ? मरकरी, वीनस, मार्स एंड नेपच्यून। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कौन सा सही है। मरकरी का रेडियस अर्थ से काफ़ी छोटा होता है, 2440 किलोमीटर। वीनस का रेडियस अर्थ के लगभग बराबर होता है, 651 किलोमीटर। मार्स का रेडियस जो होता है वो अर्थ का लगभग आधा होता है, 3390 किलोमीटर। और नेपच्यून का रेडियस होता है काफ़ी बड़ा है, जो 24,652। तो ले दे करके जो है वीनस सही है, 6,51 किलोमीटर। Now the next question is variation of Bogger anomaly obtained along a profile after applying all the necessary correction is due to topographic undulation above the data plane, increase in densities of crustal with depth, lateral densities variation, vertical density contrast across Moho. So the explanation of for the Bogger anomaly का वेरिएशन अलग अलग डेंसिटी चेंज के कारण होता है जो अर्थ के क्रस्ट में होता है, फिर एनॉमली डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। बॉगर एनॉमली ग्रेविटी मेजरमेंट में वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है जो सब सरफेस डेंसिटी वेरिएशन की वजह से होता है, इवन आफ्टर करेक्शन फॉर टोपोग्राफी, एलिवेशन एक्सेट्रा। ऑप्शन ए टोपोग्राफिक अंडुलेशन अब द डेटा प्लेन। बॉगर एनॉमली में टोपोग्राफिक अंडुलेशन का इफेक्ट ऑलरेडी रिमूव हो चुका होता है नेसेसरी करेक्शन के बाद, तो यह वेरिएशन का कॉज नहीं होगा। ऑप्शन बी इंक्रीज इन डेंसिटीज ऑफ क्रस्टल रॉक विद डेप्थ के साथ डेंसिटी का इंक्रीज एक ग्रेजुअल ट्रेंड शो करता है, लेकिन यह बॉगर एनॉमली वेरिएशन के प्राइमरी कॉज नहीं है। ऑप्शन सी लेटरल डेंसिटी में यह बॉगर एनॉमली के वेरिएशन के में कॉज हो सकता है क्योंकि लेटरल डेंसिटी चेंजेस हॉरिजॉन्टल चेंजेस इन डेंसिटी अक्रॉस द प्रोफाइल से ग्रेविटी फील्ड में वेरिएशन आते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी वर्टिकल डेंसिटी कंट्रास्ट अक्रॉस मोहो ओबेरिक डेंसिटी पर वर्टिकल डेंसिटी कंट्रास्ट का इफेक्ट होता है, लेकिन ये जनरली एक रीजनल ट्रेंड क्रिएट करता है, स्पेसिफिक बॉगर एनॉमली वेरिएशन नहीं। सो ऑप्शन सी लेटरल डेंसिटी वेरिएशन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीट प्रोडक्शन क्यू टाउ ऑफ द ग्रेनाइट रॉक ड्यू टू द डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूरेनियम, थोरियम एंड potassium having the concentration of Cu, Cts and Ck respectively given by this equation. Which of the following correctly represent the relation between the magnitude of the alpha, beta, gamma? सो ये पूछ रहा है कि बेसिकली कौन ज़्यादा मैग्नीट्यूड में लिख देगा। तो एक्सप्लेनेशन इसका ये है, जनरली इन टर्म्स ऑफ द हीट प्रोडक्शन यूरेनियम हैज द हाईएस्ट हीट प्रोडक्शन कोफिशिएंट फॉलोड बाय द थोरियम एंड देन पोटेशियम। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट डीके रेट्स ऑफ द एनर्जी रिलीज एसोसिएटेड विद द ईच रेडियोएक्टिव एलिमेंट। थस द रिलेशनशिप अमंग द कोफिशिएंट वुड टिपिकली बी अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा। द मैचेस द ऑर्डरिंग ऑफ द ऑप्शन ए वेयर यूरेनियम अल्फा हैज द हाईएस्ट हीट प्रोडक्शन फॉलोड बाय द थोरियम and potassium. So correct answer is the A. Now next question is that question number 19. Based on the given mineral proportion, which one of the following statement is correct? X olivine orthopyroxene pyroxene is a ratio of the 50-30-20. Y rock for Y rock plagioclase alkali feldspar and quartz this is 25-45-30 ratio, and biotite plagioclase alkali feldspar 20-25 and 35. So which one is the option is correct? So from A, B, C, D, let's see the explanation for this. Felsic rock contain a more light colored mineral like quartz and feldspar and are rich in silica. Mafic rocks other than hand contain a more dark colored mineral like olivine and pyroxene have less silica. Rock X contains a high proportion of olivine and pyroxene, orthopyrene, CPX, which are the mafic mineral. This suggests the rock X is mafic. Rock Y contains plagioclase, alkali feldspar and quartz. Quartz and alkali feldspar are felsic mineral, making rock Y highly felsic. Rock Z contain biotite, plagioclase and alkali feldspar and quartz. Although it has some felsic mineral, the presence of biotite and lower quartz content compared to rock Y suggests it is less felsic than Y but more felsic than X. Based on this analysis, Y has the highest content of felsic mineral, making it more felsic than both X and Z. X is predominantly mafic due to the olivine and pyroxene content. So correct answer is A. Y is more felsic compared to the X and Z rock.
Next question is the correct the sequence of the electromagnetic radiation in terms of the increasing wavelength. Gamma option A, B, C. Gamma ray, increasing UV ray, near infrared X-ray, visible ray, thermal, microwave, visible and microwave thermal. So which one is the correct? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ छोटी से बड़ी ऑर्डर में अरेंज होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम गामा रेस, रेडियो वेव्स, एंड यहाँ कुछ कॉमन है। सबसे छोटी वेवलेंथ होती है गामा की, फिर एक्स रेस की होती है, फिर अल्ट्रावायलेट की होती है, फिर विजिबल की होती है, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। माइक्रोवेव रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। वेवलेंथ का मतलब हुआ डिस्टेंस। आपको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो माइक्रोवेव रेडियो वेव्स होती हैं वो इन्फॉर्मेशन कैरियर का काम करती हैं। सपोज दैट आपके पास एक बड़ी सी ट्रक है, उसमें आपको एक्सपेंसिव कार्स को यहाँ से यूरोप से सपोज दैट कि अमेरिका पहुँचाना है, तो उस ट्रक में आप भर करके उसको भेजेंगे, ना कि कार को चला के भेजेंगे। तो वो बड़ी जो ट्रक है वो एक तरह का लॉन्ग वेवलेंथ है, वो माइक्रोवेव रेडियो बेस होती है। उसमें इंफॉर्मेशन रखते हैं हम और उसको फिर रेडियो ब्रॉडकास्ट से ट्रांसमिट किया जाता है। फिर यहाँ पे हम अपने रेडियो में रिसीव करते हैं, तो उसके इन्फॉर्मेशन को सुनते हैं। तो सो हमेशा कीप इन माइंड माइक्रोवेव रेडियो वेव्स हैव ए लॉन्ग वेवलेंथ। सो ये एक सीक्वेंस है। नाउ लेट्स एनालाइज द ईच ऑप्शंस। गामा रे इज लेस देन यूवी रे, यूवी रे लेस देन नियर, तो सो ये सही है। एक्सरे, विजिबल, थर्मल, ये भी एक सही है। तो माइक्रोवेव सबसे छोटा दिखा है, गलत हो गया। यहीं पे माइक्रोवेव सबसे, यहाँ भी ऑप्शन डी सही, गलत हो गया, तो ए और बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द गिवन फोल्ड्स आर रिप्रेजेंट स्टीरियो प्लॉट। यहाँ पे ये स्टीरियो प्लॉट है। यहाँ पे दिस वन इज द 0 डिग्री एंड दिस वन इज द 90 डिग्री। दिस इज शोइंग द डिप। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ए बी सी डी में? तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल फोल्ड फॉर ऑप्शन ए। हॉरिजॉन्टल फोल्ड में फोल्ड एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, तो सो हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे कि 0 डिग्री होगा, तो ये यहाँ पे होना चाहिए, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। वर्टिकल फोल्ड में ये वर्टिकल फोल्ड यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। वर्टिकल फोल्ड एक्सेल प्लेन वर्टिकल होता है, मतलब कि फोल्ड के लिम्स सिमेट्रिक हैं और दोनों स्टिपली प्लंज करते हैं। स्टीरियो प्लॉट में एक्सेल प्लेन का वर्टिकल दिख रहा है, जो वर्टिकल फोल्ड के साथ मैच करता है। फोल्ड एक्सिस के एग्जैक्ट पोजीशन सेंटर के पास इंडिकेट करता है कि ये वर्टिकल या अपराइट फोल्ड हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। और भी ऑप्शन पे गौर करते हैं। अपराइट फोल्ड पे गौर करते हैं। अपराइट फोल्ड में एक्सेल प्लेन लगभग वर्टिकल होता है और फोल्ड एक्सिस अपराइट अलाइंड होती है, जो सिमेट्री शो करता है। इस टाइप का फोल्ड स्टीरियो प्लॉट के साथ कंसिस्टेंट है, एक्सेल प्लेन वर्टिकल है और फोल्ड एक्सिस सेंटर के पास है। कंक्लूजन, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सो बी एंड सी सही है। ऑप्शन डी क्या है? रिकमेंड फोल्ड। रिकमेंड फोल्ड में एक्सेल प्लेन हॉरिजॉन्टल होता है और मतलब फोल्ड के एक्सेल प्लेन फ्लैट हॉरिजॉन्टल है। स्टीरियो प्लेट सो यहाँ पे 0 डिग्री पे है नहीं, तो ये पेरीफेरी पे होना चाहिए। इस स्टीरियो प्लॉट में ये एक्सेल प्लेन के हॉरिजॉन्टल अपीयर होता है और फोल्ड एक्सिस से पेरीफेरी के आसपास होता है। तो सो ये भी ऑप्शन गलत है, तो सो ऑप्शन बी एंड सी इज राइट। Now the next question is the bulk density of the water content of soil at the 1800 kg per meter cube and 18% respectively. The dry density of the solution calculated of the given information this तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ ड्राई डेंसिटी का मतलब है कि सॉइल का डेंसिटी बिना पानी के। इसका फार्मूला होता है रो डी इक्वल टू रो बी अपॉन 1 प्लस डब्लू। वह रो बी बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल है पानी के साथ 1800 kg पर मीटर क्यूब में, और वाटर कंटेंट जो कि दिया हुआ 18 इसको परसेंट से अगर नॉर्मल मिलाएंगे तो 0.18 होगा। क्या फार्मूला में रख के कैलकुलेशन निकाले तो ये आ गया 1525.42 kg पर मीटर क्यूब। दैट इज द आंसर। सो अगला क्वेश्चन है, इन सेस्मिक रिफ्लेक्शन सर्वे ओवर ए 2 लेयर्ड अर्थ मॉडल हैविंग द डेंसिटीज एट ए सेस्मिक वेलोसिटीज ρ1 is equal to 2000 kg per meter cube, v1 is equal to 1800 meter per second for the first layer, and ρ2 is equal to 3000 kg per meter cube, and v2 is equal to 2100 meter per second for the second layer. The normal incidence p wave reflection coefficient पूछा है। तो reflection coefficient R for a p wave and a normal incidence between the two layers is given by Z2 minus Z1 upon Z2 plus Z1, where Z1 is equal to ρ1 multiplied by V1 is the acoustic impedance of the first layer,
and Z2 is equal to rho 2 multiplied V2 is the acoustic impedance of the second layer. Step by step calculation, put in this value and find this, and after then Z1 and is equal to Z2 की वैल्यू निकालने के बाद इस फार्मूले में भरें तो उसके बाद हमें द नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ द P wave for the reflection coefficient 0.273. अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टिविटी ऑफ द रॉक इज 100% सैचुरेटेड विद द वाटर ऑफ द रेजिस्टिविटी 0.25 ओम मीटर इज 60 ओम मीटर. Okay, assuming tortuosity and cementation exponents to be 1 and respectively the porosity of rock is in percentage. So solve this formula. What will you do? The first things, ये प्रॉब्लम आर्किस लॉ आर्चाइस लॉ का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. आर्चाइस लॉ के हिसाब से फुली सैचुरेटेड रॉक के लिए रेसिस्टिविटी का रिलेशन होता है R इक्वल टू RW/φm, वहाँ जहाँ रॉक की रॉक की रेसिस्टिविटी है जो कि दिया हुआ है 60 ओम, और वाटर की रेसिस्टिविटी है 0.25 ओम मीटर दिया हुआ है, 5 पोरोसिटी है जो हमें फाइंड करनी है, m कोफिशिएंट एक्सपोनेंट है इक्वल टू 2 है. इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं पोरोसिटी 5 फाइंड करने के लिए. 5 इक्वल टू RW/R पावर 1/m. यहाँ पे m जो दिया हुआ है सीमेंटेशन कोफिशिएंट 2 ले लेते हैं. सो पुट इन दिस वैल्यू. स्टेप 1 solve this 0.25/60 for this. Step 2 after then raise the power half because we will take the 1/m, and after then we will calculate step porosity का परसेंट में कन्वर्ट रिप्रेजेंट करते हैं. सो मल्टीप्लाइड बाय 100 and you will get the answer 6.45%. Let us consider that a student measures the cancelling the self potential between the potential electrodes before injecting the current into the subsurface. In a Wiener electrical resistivity survey using DC resistivity meter over a horizontally stratified earth, in direct and reverse model of a measurement when current flows from C1 to C2 and C2 to C1 respectively with the same magnitude of the current flow, the potential differences recorded for are plus 152 MB and minus 214 millivolt respectively. The self potential between the potential before injecting current was. सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं. इस सिचुएशन में सेल्फ पोटेंशियल वो बैकग्राउंड पोटेंशियल है जो नेचुरल इलेक्ट्रोड्स के बीच प्रेजेंट है और करंट इंजेक्ट करने के पहले मेजर नहीं किया गया है. ये पोटेंशियल सर्वे का एक्चुअल मेजरमेंट को इम्पैक्ट करता है और इसलिए इसको कैलकुलेट करना ज़रूरी भी है. कैलकुलेशन फॉर सेल्फ पोटेंशियल. डायरेक्ट और रिवर्स मेजरमेंट के बीच में सेल्फ पोटेंशियल का इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम इन मेजरमेंट्स का एवरेज लेते हैं. फार्मूला सेल्फ पोटेंशियल इज इक्वल टू डायरेक्ट मेजरमेंट प्लस रिवर्स मेजरमेंट अपॉन 2, जहां डायरेक्ट मेजरमेंट इज इक्वल टू 158 मिलीवोल्ट है जबकि ये C1 से C2 फ्लो करता है. रिवर्स मेजरमेंट माइनस 214 मिलीवोल्ट है जब ये करंट C2 से C1 फ्लो करता है. कैलकुलेशन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. SP इज इक्वल टू 158 प्लस ब्रैकेट इन गिवन वैल्यू, then finally is equal to minus 56/2 and minus 28 मिलीवोल्ट. इसलिए सेल्फ पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड्स के बीच था बिफोर इंजेक्टिंग करंट वो minus 28 मिलीवोल्ट है. Now this question is we will see this question. For the given figure, considering the Pratt's model isostatic the compensation at a crust mantle boundary, the crust density ρ1 that explain 1.5 kilometer deep lake is this, and value is the given. Okay, so from this figure and B will H is equal to 1.5 meter rho, and this has been given. Now first understand the question. यहाँ दिया गया है कि डायग्राम और प्राट्स के आइसोसेलेस कंप्रेशन मॉडल को यूज करते हुए हमें ये क्रिस्टल डेंसिटी ρ1 कैलकुलेट करना है जो 1.5 मीटर डीप लेक के बैलेंस कर सकती है. इसके लिए ये जो दिया हुआ है दिए गए वैल्यूज हैं. सराउंडिंग क्रस्ट डेंसिटी 2700 kg पर मीटर की, मेंटल का डेंसिटी जो है 3100 kg पर मीटर की, वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर की, क्रस्ट की डेप्थ जो है 30 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, एक्सप्लेनेशन. प्रास आइसोस्टैटिक मॉडल के मुताबिक अलग अलग डेंसिटी वाले रीजन्स इस तरह बैलेंस होते हैं कि उनका वेट पर यूनिट एरिया बराबर हो जाए. स्टेप्स टू सॉल्व बॉयंसी कंडीशन. आइसोस्टैटिक बैलेंस के लिए लेक से नीचे वाले क्रिस्टल कॉलम का एवरेज वेट डेंसिटी के साथ और सराउंडिंग क्रस्ट का वेट
सेम होना चाहिए। इक्वेशन सेटअप करते हैं। लेग के नीचे वाले क्रिस्टल कॉलम के लिए डेंसिटी ρ1 टोटल वेट पर यूनिट एरिया प्रेशर होगा ρ1 T माइनस एच प्लस ρw डॉट एच। यहाँ h माइनस 1.5 है, h इक्वल टू 1.5 है, यहाँ पे दिया हुआ है। लेग की डेप्थ है। आगे देखते हैं सराउंडिंग क्रस्ट का वेट पर यूनिट एरिया डेंस इतना है के लिए होगा ρc इंटू टी जो है, जो ये है 30 किलोमीटर, और ρc जो आपका डेंसिटी इसका है सराउंडिंग का। सो प्रास आइसोस्टेटिक मॉडल का हिसाब से ρ1 डॉट टी माइनस एच प्लस ρw डॉट एच इक्वल टू ρc डॉट एच, इसके बैलेंस करना है। तो ये फार्मूला बनाया गया है। Now put this value in this, and finally we will calculate the ρ1 is equal to 2789.47 kg per meter cube. Final answer this. Now we will see the next question. Which one of the following minerals pair shows the solid solubility through the coupled substitution of elements albite and orthite? B is the albite orthoclase, C is granular anardolite, and D is jadeite azerine. So coupled substitution एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मिनरल के क्रिस्टलेटिस में एक या दो आयंस रिप्लेस होते हैं ताकि चार्ज न्यूट्रलिटी बरकरार रहे। इसका मतलब है कि एक आयन रिप्लेस होने पर दूसरा आयन उसके साथ बैलेंस बनाने के लिए सब्स्टिट्यूट हो जाता है। आप अब ऑप्शन को चेक करते हैं। अल्बाइट अनॉर्थाइट ऑप्शन ए, अल्बाइट और अनार्थाइट के बीच में जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है थ्रू कपल्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पर सोडियम और कैल्शियम का सब्स्टिट्यूशन होता है, साथ ही Si+4 और एल्युमिनियम +3 का सब्स्टिट्यूशन बैलेंस बनाता है। यह प्रोसेस अल्बाइट अनॉर्थाइट पेयर के लिए कॉमन है, इसलिए यह करेक्ट आंसर है। अल्बाइट ऑर्थोक्लेज ऑप्शन बी, अल्बाइट और ऑर्थोक्लेज के बीच में लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन है, लेकिन यह कपल्ड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं होता है, बल्कि सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट है। ग्रासुलर एंड्रालाइट, ग्रासुलर और एंड्राडाइट गार्नेट ग्रुप के मेंबर हैं और इनके बीच में सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन कपल सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। जेडाइट एंड एजिराइन, जेडाइट और एजिराइन में सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन कपल सब्स्टिट्यूशन की जगह यह सिंपल सब्स्टिट्यूशन होता है। सो अल्बाइट अनर्थाइट इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ ट्रेस एलिमेंट इन ए मैग्नेटिक सिस्टम फॉलोज हैंडी लॉ करता है या रॉड्स लॉ करता है, फिक्स लॉ करता है या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैग्नेटिक सिस्टम में ट्रेस एलिमेंट का बिहेवियर उनकी कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर होता है। ट्रेस एलिमेंट के बिहेवियर डिस्क्राइब करने के लिए कॉमनली हेनरीज लॉ यूज होता है। हेनरीज लॉ ऑप्शन ए, हेनरीज लॉ कहता है कि एक सॉल्यूशन में किसी गैस या ट्रेस एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन उसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। मैग्नेटिक सिस्टम में ट्रेस एलिमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए हेनरीज लॉ का यूज होता है, क्योंकि यह लॉ ट्रेस एलिमेंट के लो कॉन्सेंट्रेशन में आइडियल बिहेवियर को फॉलो करता है। करेक्ट आंसर ए है, लेकिन और बाकी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। रॉड्स लॉ क्या कहता है? रॉड्स लॉ सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट का बिहेवियर एक्सप्लेन करता है, लेकिन ट्रेस एलिमेंट के लिए अप्लाई नहीं होता। यह बाइनरी सॉल्यूशन में आइडियल बिहेवियर शो करता है, पर यह मैग्नेटिक ट्रेस एलिमेंट्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करता। फिक्स सेकेंड्स लॉ ऑप्शन, फिक्स सेकेंड्स लॉ डिफ्यूजन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। यह कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से डिफ्यूजन की रेट डिस्क्राइब करता है, लेकिन ट्रेस एलिमेंट के बिहेवियर को मैग्नेटिक सिस्टम में डिस्क्राइब नहीं करता। फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करता है, पर यह ट्रेस एलिमेंट्स के बिहेवियर के लिए डायरेक्टली अप्लीकेबल नहीं है। सो फाइनल आंसर ए, हेनरीज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट statement regarding crystallization of a single feldspar of composition of orthoclase 50 and albite 50 in a albite orthoclase system. So the option is that the mineral can form in a hypersolvous but not in a solvous feldspar system. B, the mineral can form in a subsolvous but not in a hypersolvous feldspar system. C, the mineral can crystallize in both hypersolvous and subsolvous feldspar system.
D. The mineral can crystallize neither in hypersolvers nor in a subsolvers feldspar system. सो अल्बाइट ऑर्थोक्लेज सिस्टम में फेल्सपार का क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर को टेम्परेचर और कंपोजिशन के हिसाब से ही डिफाइन किया जाता है। हाइपरसॉल्वर्स और सबसॉल्वर्स फेल्सपार सिस्टम तो दो तरीके के कूलिंग इन्वायरमेंट हैं जो डिफरेंट टाइप्स के फेल्सपार को फॉर्म करते हैं। हाइपरसॉल्वर सिस्टम हाई टेम्परेचर कंडीशन में हाइपरसॉल्वर सिस्टम में एक सिंगल होमोजेनियस फेल्सपार क्रिस्टल बनाता है जो ऑर्थोक्लेज अल्बाइट सीरीज के कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऑर्थोक्लेज अल्बाइट कंपोजिशन का सिंगल फेल्सपार इस एनवायरनमेंट में स्टेबल हो सकता है। सबसॉल्वर सिस्टम लो टेम्परेचर कंडीशन में होता है जो सबसॉल्वर सिस्टम में टू सेपरेट फेल्सपार फेजेस फॉर्म होते हैं, यूजुअली माइक्रोक्लाइन एंड अल्बाइट। ड्यू टू एक्सोल्यूशन यह सिस्टम सिंगल होमोजेनियस फेल्सपार्स को स्टेबल नहीं रहने देता और फॉर कंपोजिशन लाइक ऑर्थोक्लेज OR50 एंड AB50। एनालिसिस फॉर ऑप्शन ए दिस इज द करेक्ट, क्योंकि OR50 AB50 कंपोजिशन के सिंगल फेल्सपार हाइपरसॉल्वर सिस्टम में क्रिस्टलाइज हो सकता है लेकिन सबसॉल्वर सिस्टम में नहीं। ऑप्शन बी इनकरेक्ट है क्योंकि सबसॉल्वर सिस्टम सिंगल होमोजेनियस फेल्सपार अलाउ नहीं करता, वह टू सेपरेट फेल्सपार फेजेस बनाता है। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है क्योंकि यह मिनरल दोनों सिस्टम में क्रिस्टलाइज नहीं हो सकता, यह सिर्फ हाइपरसॉल्वर्स में फॉर्म हो सकता है। ऑप्शन डी यह भी इनकरेक्ट है क्योंकि मिनरल हाइपरसॉल्वर सिस्टम में क्रिस्टलाइज कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज द मिनरल can form in hypersolver but not in a subsolver feldspar system. 30 question number 30, given a delta VR and delta SR, the volume of the entropy volume and entropy of the reaction respectively, the most suitable condition for the reaction to be used as a geothermometer are first small delta VR but large delta SR, small delta SR but large delta, and C positive delta but negative SR, and negative delta VR, and D is a positive delta SR. So explanation for this question, जियोथर्मोमीटर्स वो रिएक्शन है जो टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम में सिग्निफिकेंट चेंजेस शो करते हैं। आइडियल कंडीशन फॉर ए रिएक्शन टू बी यूज्ड एज ए जियोथर्मोमीटर इन्वॉल्व लार्ज डेल्टा SR एंट्रोपी चेंज। ए लार्ज एंट्रोपी चेंज का मतलब है कि रिएक्शन टेम्परेचर के साथ सेंसिटिव है। लार्ज डेल्टा SR के टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को एक्यूरेटली कैप्चर किया जा सकता है, मेकिंग इट यूजफुल फॉर द जियोथर्मोमेट्री। स्मॉल डेल्टा VR वॉल्यूम चेंज, अगर डेल्टा VR स्मॉल हो तो प्रेशर का वेरिएशन से रिएक्शन पर कम इम्पैक्ट पड़ेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी वांट टू जियोथर्मोमीटर टू रिस्पॉन्ड प्राइमरी to temperature changes, not pressure changes. So analysis of the options, option A, this is the correct because the small delta VR ensure pressure insensitivity and large delta SR ensure temperature sensitivity. यह कंडीशन जियोथर्मोमेट्री के लिए आइडियल है। ऑप्शन बी इनकरेक्ट है क्योंकि स्मॉल डेल्टा SR टेम्परेचर के लिए कम सेंसिटिविटी शो करेगा जो जियोथर्मोमेट्री के लिए सुटेबल नहीं है। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है क्योंकि नेगेटिव डेल्टा SR टेम्परेचर के इंक्रीज पर रिएक्शन को अनफेवरेबल बना सकता है जो जियोथर्मोमेट्री के लिए सुटेबल नहीं है। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है क्योंकि नेगेटिव डेल्टा VR और पॉजिटिव डेल्टा SR प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पॉन्स को मिक्स कर सकते हैं जो आइडियल कंडीशन नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। Question number 32, process of fossilization of affecting an organism from its death to the burial under sediment come under the study of this biostatonomy, biostratigraphy and taphonomy and taxonomy. Explanation is फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद स्टार्ट होता है और सेडिमेंट्स के नीचे उसके बरियल तक चल सकता है। यह प्रोसेस उन चेंजेस और प्रिजर्वेशन के मेथड को स्टडी करता है जो फॉसिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बायोस्टैटोनॉमी, ऑप्शन ए, बायोस्टैटोनॉमी वो स्टडी है जो ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद और बरियल के बीच के स्टेज को कवर करती है और ये इंक्लूड करता है कि पोस्टमार्टम चेंजेस जैसे कि डिकम्पोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन और फिजिकल केमिकल चेंजेस जो बरियल से पहले होते हैं। सो द ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है। बायोस्टैटिग्राफी, ऑप्शन बी। बायोस्टैटिग्राफी एक स्ट्रैटिग्राफी का ब्रांच है जो रॉक्स के लेयर्स में फॉसिल के डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेटिव डेटिंग को स्टडी करता है। ये फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस कवर नहीं करता, ये तो सीधे ही गलत है। टेफोनॉमी क्या होता है?
टेक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद से लेकर उसके फॉसिलाइजेशन तक के पूरे प्रोसेस को स्टडी किया जाता है, इंक्लूडिंग बरियल और प्रिजर्वेशन। ये स्टडी डेथ के बाद होने वाले सभी पोस्टमार्टम प्रोसेस को कवर करती है, पर इसका ब्रॉडर स्कोप है, रिलेवेंट बट ब्रॉडर देन बायोस्टैटिनॉमी। टेक्सोनॉमी, ऑप्शन डी, टेक्सोनॉमी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई और नेम करने के साइंस है। इसका फॉसिलाइजेशन या पोस्टमार्टम प्रोसेस से कोई संबंध नहीं है। इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, सो फाइनल आंसर इज ए, बायोस्टैटिनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जिसमें एक स्टेट क्रिस्टल रिपल के लीस्ट साइड डीप और डीप डायरेक्शन मॉडर्न सेडिमेंट्स में दिए गए हैं। डीप डायरेक्शन 15 डिग्री एंड डीप डायरेक्शन इज द नॉर्थ 10 डिग्री वेस्ट। कंसिडर यूनिडायरेक्शन वाटर मूवमेंट और हमें फ्लो डायरेक्शन फाइंड करना है। ऑप्शन ये दिए हुए हैं। रिपल स्ट्रक्चर एंड फ्लो डायरेक्शन, रिपल जनरली फॉर्म इन द रिस्पॉन्स टू वाटर फ्लो। उनका शेप यूनिडायरेक्शनल फ्लो के साथ अलाइंड होता है। रिपल के लीस्ट साइड पर सेडिमेंट डिपोजिशन होती है और यह वो साइड होता है जो फ्लो के डायरेक्शन में डाउनस्ट्रीम पर होता है। डीप एंड डीप डायरेक्शन, डीप एंगल यहाँ 15 डिग्री है, वो एंगल है जिसमें लीस्ट साइड स्लोप डाउन हो रही है। डीप डायरेक्शन ये है नॉर्थ वेस्ट का मतलब है कि इसके लीस्ट साइड का स्लोप नॉर्थ 10 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन है। इंटरप्रेटिंग ए फ्लो डायरेक्शन, लीस्ट साइड पर वाटर का फ्लो की वजह से सेडिमेंट का डिपॉजिट होता है। इसका मतलब है कि वाटर फ्लो डायरेक्शन लीस्ट साइड डीप डायरेक्शन के साथ ही मैच करेगा। यानी अगर लीस्ट साइड का डीप डायरेक्शन नॉर्थ 10 डिग्री वेस्ट है तो वाटर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। Conclusion, since the least side deep direction is not 10 degree west, the water flow direction is also not 10 degree. So final answer is A is correct, not 10 degree west. Next question is that rhodochrosite in hand specimen is most likely to be confused with the certain varieties of the wollastonite, orthoclase, gypsum and biotite. एक्सप्लेनेशन है इसका। रोडोक्रोसाइट एक पिंक कलर टू रोज रेड कलर्ड मिनरल है जो प्राइमरी मैग्नीज कार्बोनेट मिनरल होता है। इसके कलर को अपीयरेंस के कारण इसे कुछ और मिनरल्स के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है जो सिमिलर कलर्स को एक्सिबिट करते हैं। लेट्स से एनालाइज ईच ऑप्शन। वुलस्टोनाइट टिपिकली वाइट टू ग्रे कलर में होता है, तो सो ये तो हो ही नहीं सकता। आर्थोक्लेज जनरली लाइट पिंक टू फ्लैश कलर्ड होते हैं और यह रोडोक्रोसाइट के पिंक कलर से मिलता जुलता हो सकता है। कभी कभी हैंड स्पेसिमेन में यह मिनरल्स सिमिलर दिख सकता है, इसलिए रोडोक्रोसाइट और आर्थोक्लेज के बीच कंफ्यूजन हो सकता है। जिप्सम, ऑप्शन सी, जिप्सम का कलर यूजुअली वाइट टू ट्रांसपेरेंट होता है और यह सॉफ्टर होता है। रोडोक्रोसाइट और जिप्सम के कलर्स में क्लियर डिफरेंस है, तो यह कंफ्यूज नहीं होते हैं। और फिर बायोटाइट तो ब्लैक कलर का ही हरदम हम देखे हैं, सो ये तो हो ही नहीं सकता। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 35. Which one of the following is not an essential property of a mineral? Natural occurrence, regular internal structure, fixed composition, solid state. एक्सप्लेनेशन, एक मिनरल को डिफाइन करने के लिए कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज होती है। लेट्स लुक एट ईच ऑप्शंस टू सी which one might not be essential. Natural occurrence, ऑप्शन ए, मिनरल नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, यानी वो नेचर में फॉर्म होते हैं। अगर कोई सब्सटेंस आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है तो वह मिनरल नहीं है, एसेंशियल प्रॉपर्टी है। रेगुलर इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी, मिनरल का एक रेगुलर इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है जो उनके क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करता है। यह ऑर्डर स्ट्रक्चर मिनरल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिक्स्ड कंपोजिशन, ऑप्शन सी, मिनरल्स का कंपोजिशन एक फिक्स्ड या स्पेसिफिक रेंज में होता है, लेकिन कुछ मिनरल्स में यह कंपोजिशन थोड़ा वेरी कर सकता है। एग्जांपल ओलिविन, जिसमें मैग्नीशियम और Fe का प्रोपोर्शन वेरी कर सकता है, पर वो अब भी एक मिनरल माना जाता है। सॉलिड स्टेट डी, मिनरल्स यूजुअली सॉलिड स्टेट में होता है अगर किसी सब्सटेंस का रेगुलर इंटरनल स्ट्रक्चर और नेचुरल ऑकरेंस है
और वह सॉलिड फॉर्म में है तो मिनरल कंसीडर होता है। सो अगर देखा जाए तो सी करेक्ट आंसर है, जो कि नॉट एसेंशियल प्रॉपर्टी। यहाँ पे ओलिविन जिसमें मैग्नीशियम और एफी का प्रोपोर्शन अगर थोड़ा सा चेंज भी हो जाए तब भी वो ओलिविन ही रहता है, तो फिक्स्ड कंपोजिशन इज नॉट ए एसेंशियल प्रॉपर्टी। Let's see the next question. The number of lattice points in a face center cubic at 1, 2, 3, 4 क्या होता है? फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटम्स लैटिस के कॉर्नर और फेसेस पर होते हैं। लैटिस पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं वक्त हम ये देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स का किसी एक यूनिट सेल के अंदर हैं और कौन से दूसरे सेल्स के साथ शेयर हो रहे हैं। कॉर्नर एटम्स यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर कॉर्नर पर एक एटम होता है, लेकिन हर कॉर्नर एटम नेबरिंग सेल्स के बीच शेयर होते हैं। इसलिए एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन एक सेल के लिए 1/8 होता है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 1। फेस सेंटर्ड क्या होता है? फेस सेंटर क्यूबिक में सेल का हर फेस पर एक एटम होता है और टोटल 6 फेसेस होते हैं। हर फेस सेंटर एटम दो नेबरिंग सेल्स के बीच शेयर होता है, इसलिए एक फेस सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन एक सेल के लिए हाफ होता है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ फेसेस 6 मल्टीप्लाइड बाई हाफ इक्वल टू 3। तो टोटल लेटेस्ट पॉइंट इन फेस centered cubic, that is 1 plus 3 is equal to 4. Option D is correct. Next question, all the faces of an octahedral can be collectively symbolized by the A this B this D this. एक्सप्लेनेशन है, क्रिस्टोग्राफी मिनरल में फेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेसिफिक नोटेशन यूज करते हैं। सबसे फेमस है मिलर इंडाइसिस नोटेशन, जो कर्ली ब्रैकेट में एसक्यूएल फॉर्म में होता है। नोटेशन को यूज करते हैं तो रिप्रेजेंट ऑल इक्विवेलेंट फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल फॉर्म कलेक्टिवली। यह ब्रैकेट्स जो कि कर्ली ब्रैकेट है उन सब फेसेस को इंडिकेट करते हैं जो सिमिट्री के थ्रू इक्विवेलेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एन ऑक्टाहेड्रन ऑल फेसेस equivalent to 1 1 can be collectively symbolized by 1. डिफरेंट नोटेशन 1 1 ये नंबर नोटेशन है जो किसी भी स्पेसिफिक फेस को क्लियरली डिनोट नहीं करते, और बिग ब्रैकेट तो वेक्टर नोटेशन के लिए होता है। राउंड ब्रैकेट्स किसी स्पेसिफिक सिंगल फेस को डिनोट करते हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रन के सभी फेसेस को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है। फाइनली बचता है कर्ली ब्रैकेट 1 1। ये कर्ली ब्रैकेट्स कलेक्टिवली इक्विवेलेंट फेसेस को सिंबलाइज करते हैं जो ऑक्टाहेड्रन के सभी फेसेस को लिए सुटेबल हैं। तो सो फाइनल आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलो फोकस अर्थक्वेक्स विद टेंशनल फोकल मैकेनिज्म आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सबडक्शन जोन, कॉन्टिनेंटल शियर जोन, ट्रांसफॉर्म फॉल्स एंड मिड ओशन रिज। एक्सप्लेनेशन इसका ये हो सकता है कि सॉलो फोकस अर्थक्वेक के फोकल डेप्थ जनरली 0 से 70 किलोमीटर के बीच होते हैं और ये स्पेसिफिक टेक्टोनिक सेटिंग्स में ऑकर करते हैं। टेंशनल फोकल मैकेनिज्म का मतलब है कि स्ट्रेस के कारण क्रस्ट पुल अपार्ट हो रही है जो डाइवर्जेंट या स्प्रेडिंग एनवायरनमेंट में कॉमन है। सब तो ऑप्शन 1 बाई 1 देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या होता है? ऑप्शन ए सबडक्शन जोन है। हो सकता है कि सबडक्शन जोन में कंप्रेशनल फोर्सेस डोमिनेट करते हैं क्योंकि एक प्लेट का दूसरी के नीचे सबडक्ट हो रही हैं होती हैं। यहाँ सॉलो फोकस अर्थक्वेक्स होते हैं लेकिन यह कंप्रेशनल नेचर के होते हैं। कॉन्टिनेंटल शियर जोन, कॉन्टिनेंटल शियर जोन में लैटरल मूवमेंट होता है जो शियरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। यह जोन कंप्रेशनल या टेंशनल नहीं होते हैं बल्कि स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट के लिए नोन होते हैं। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स में प्लेट साइडवेज मूव करते हैं जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग प्रोड्यूस करता है। यह जोन्स भी कंप्रेशनल या टेंशनल स्ट्रेस के लिए नहीं जाने जाते हैं बल्कि शियर स्ट्रेस डोमिनेट करते हैं। मिड ओशियनिक रिज में डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होते हैं जहां प्लेट्स पुल अपार्ट होती है। इस रीजन में टेंशनल फोर्सेस डोमिनेट करते हैं जो क्रस्ट को पुल अपार्ट करते हैं और सॉलो फोकस अर्थक्वेक प्रोड्यूस करते हैं। यह अर्थक्वेक टेंशनल फोकल मैकेनिज्म के साथ होते हैं जो सेटिंग्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो सो ये ऑप्शन सही है, तो फाइनल ऑप्शन डी मिड ओशियनिक रिज। Question number 39, 90% of the bulk earth is constituted of the Fe, Si and O, and fourth is ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम। तो क्या हो सकता है देखते हैं।
एक्सप्लेनेशन। बल्क अर्थ का कंपोजिशन प्राइमरी कुछ में एलिमेंट्स के मिलकर बना है, जिसमें आयरन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम सबसे प्रोमिनेंट है। यह एलिमेंट्स कलेक्टिवली अर्थ का 90% से ज़्यादा कंस्टिट्यूट करता है। आयरन और ऑक्सीजन क्रस्ट में मेंटल में हाई कॉन्सेंट्रेशन में है और कोर में मेजर कंपोजिशन में आयरन है। सिलिका भी अर्थ क्रस्ट का मेंटल में एक मेजर एलिमेंट है। मैग्नीशियम अर्थ के मेंटल में अबंडेंट है और क्रस्ट में भी सबस्टेंशियल अमाउंट में होता है। तो एनालिसिस अगर करें तो फाइनल आंसर सी। और ये एल्युमिनियम, कैल्शियम और सोडियम भी अर्थ में प्रेजेंट हैं, लेकिन उनकी अबंडेंस इतनी हाई नहीं है कि वो टॉप 4 में आए। सो मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is our slope stabilization method? A, bolting application of shotcrete. C, use of impression packer. Use of the Jurad. Explain. स्लोप स्टेबलाइजेशन का मेथड का यूज अनस्टेबल स्लोप को रेनफोर्स और स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है, ताकि लैंडस्लाइड्स का या स्लोप से फेलियर को प्रिवेंट किया जा सके। लेट्स एवल्यूएट ईच ऑप्शन। बोल्टिंग ऑप्शन है, रॉक बोल्टिंग एक कॉमन स्लोप स्टेबलाइजेशन टेक्निक है जो अनस्टेबल रॉक्स को एंकर या बोल्ट करके उन्हें स्टेबल बनाता है। बोल्ट्स रॉक को कंप्रेसिव फोर्स प्रोवाइड करते हैं जो स्लोप्स को स्टेबल रखने में मदद करता है। सो आंसर ए करेक्ट है। एप्लीकेशन ऑफ शॉटक्रिएट का यूज स्लोप पर डायरेक्टली स्प्रे करके उन्हें स्टेबलाइज करने के लिए होता है। यह कंक्रीट पर प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है जो इरोजन और वेदरिंग के इफेक्ट से स्लोप को बचाता है। यूज ऑफ इम्प्रेशन पैकर का यूज जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए